गुड मॉर्निंग बेटा। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो अपना सिलेबस हो चुका है उसका टेस्ट होना है जून के अंदर। ठीक है, जून में आपके 2 टेस्ट होंगे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 या फिर जो अपना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब जो अपने चैप्टर फिनिश कर लिए उनका जो लर्निंग वर्क है, चाहे वो बुक वर्क हो चाहे वो नोटबुक वर्क हो, वो हम समझेंगे और साथ में इसको लर्न करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, जो कि है हीट, उसके जो लेवल 1 के जो MCQs होंगे उनको समझेंगे हम। ठीक है, उनको हम समझेंगे और फिर साथ में उनको आपको लर्न भी करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है बेटा, ए थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, के जो थर्मोमीटर है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो पहले बोल रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, यूनिफॉर्म एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और गैस विद टेम्परेचर, या फिर बोथ बी एंड सी। क्या बोल रहे हैं, या तो जो सॉलिड है वो लीनियरली एक्सपेंड हो, यानी कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बिल्कुल आराम यूनिफॉर्मली एक्सपेंड हो। क्यूबिकल का मतलब है कि 3 की पावर में वो एक्सपेंड हो, या फिर जो भी लिक्विड या फिर जो गैस है उसका बिल्कुल यूनिफॉर्म एक्सपेंशन हो टेम्परेचर के साथ साथ, यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे उसके अंदर थर्मोमीटर के अंदर जो भी लिक्विड या फिर जो भी गैस भरी हुई है वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली एक्सपेंड करे। ठीक है, तो बेटा इसी प्रिंसिपल पे आपका थर्मोमीटर वर्क करता है कि जो किसी भी थर्मोमीटर में जो लिक्विड या फिर जो गैस भरी हुई है उसका जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ बिल्कुल लीनियरली इंक्रीज़ होगा, बिल्कुल साथ साथ ही वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, नेम द थर्मोमीटर विच रेंजेस फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, के उस थर्मोमीटर का नाम बताओ जो कि इस रेंज के बीच में वर्क करता है, जिसकी टेम्परेचर रेंज है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा देखो ये काफ़ी हाई रेंज है, और ये जो थर्मोमीटर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स, जो कि मेनली लैब में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जो टेम्परेचर रेंज होती है वो काफ़ी वेरी करती है, इसीलिए वहाँ पे लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल हैज़ लोअर फिक्स्ड पॉइंट एज 0 डिग्री सेल्सियस, कि कौन सा स्केल है जिसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो कि आइस पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो बेटा हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारी आइस मेल्ट होती है, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारी आइस मेल्ट, और देखो यहाँ पे लिख ही रखा है 0 डिग्री सेल्सियस लिख रखा है, तो मेन साफ है बेटा यहाँ पे कि वो सेल्सियस की बात कर रहा होगा, है ना। तो यह आ जाएगा सेल्सियस स्केल के, सेल्सियस स्केल का जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या है बेटा इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर ऑन द सेल्सियस स्केल रिप्रेजेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर, कि अगर आप सेल्सियस स्केल के ऊपर एक नॉर्मल बॉडी, जो हम ह्यूमन बींग से बिल्कुल स्वस्थ बॉडी जो है उसका टेम्परेचर अगर आप मेज़र करते हो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स का इस्तेमाल करके सेल्सियस स्केल पे, तो इसमें से कौन सा टेम्परेचर बिल्कुल सही हमारी बॉडी के टेम्परेचर को शो करता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, जो बिल्कुल स्वस्थ, जो बिल्कुल सही जो इंसान है उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है बेटा, वाई इज ए डिजिटल थर्मोमीटर इज वाइडली यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, के जो डिजिटल थर्मोमीटर्स हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल क्यों किया जाता है टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा हाई एक्यूरेसी, क्योंकि हमने जब भी डिजिटल थर्मोमीटर्स के बारे में हमने पढ़ा था तो बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो डिजिटल थर्मोमीटर्स होते हैं वो है ना डेसिमल्स में भी टेम्परेचर्स को मेज़र कर लेते हैं, यानी कि वो बिल्कुल सही आंकड़े तक जाके टेम्परेचर को मेज़र कर लेते हैं। जो एक्यूरेसी होती है टेम्परेचर की वो बिल्कुल बढ़िया होती है। ठीक है, इसीलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर की जगह पे आजकल जो डिजिटल थर्मोमीटर्स होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि उनकी जो एक्यूरेसी होती है काफ़ी अच्छी होती है। हाई एक्यूरेसी के कारण हम जो डिजिटल थर्मोमीटर्स है उनको यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, व्हेन वी हीट वन एंड ऑफ एन आयरन रोड इट्स अदर एंड ऑल्सो गेट्स हीटेड, कैन यू से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बिहाइंड दिस। क्या बोला है कि जब भी आपके पास कोई आयरन की रोड है उसका एक एंड आपने गर्म कर दिया और जो हीट है वो अपने आप ही दूसरे एंड तक पहुंच जाती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि सॉलिड, देखो आयरन जो रोड है वो सॉलिड है ना, और सॉलिड के अंदर जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो किसकी वजह से होता है,
कंडक्शन की वजह से होता है। तो इसका आ जाएगा आंसर कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट की वजह से आयरन रोड के एक एंड को गर्म करने से दूसरा एंड भी अपने आप ही गर्म हो जाता है। 7th देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, व्हेन यू हीट द वाटर इन ए पोट इट बॉइल्स व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, कि जब भी किसी पोट के अंदर किसी बर्तन में वाटर है आप उसको गर्म करते हो, हीट करते हो, तो जो बाद पानी है वो उबलने लगता है। ठीक है, तो इससे क्या आपको ऑब्जर्वेशन मिलती है, तो हमें ये ऑब्जर्वेशन मिलती है या फिर जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये है कि जो हीट है वो एक एनर्जी की फॉर्म है। क्योंकि देखो बेटा बाकी जो भी ये ऑप्शन है बिल्कुल रिलायबल नहीं है। वाटर कैन बॉयल इटसेल्फ, क्या पानी अपने आप उबलता है? आप मटके में पानी भर के रख दो, ठीक है, क्या वो पानी उबलेगा? अपने आप नहीं उबलेगा ना। या फिर जो पानी है वो अपने आप ही हीट को जनरेट कर लेता है, अपने आप वो कैसे गर्म होगा। और अगला है नन ऑफ दिस नहीं आएगा, इसका ये आ जाएगा कि जो हीट है वो एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, साथ समझ में आए बेटा आप सभी को। आगे हम कर लेते हैं 8th देखो बेटा क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, के इन चारों में से कौन से में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी के अंदर। बेटा अगर हम देखें तो जो हीटर है, जो रेफ्रिजरेटर है और जो मोटर है, इनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो बाकी दूसरी एनर्जी के साथ साथ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है। लेकिन जो कैंडल है, कैंडल में बेसिकली बेटा हम वैक्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक तरीके से केमिकल है, यानी कि उसमें जो वैक्स है वैक्स जल के वहाँ पे हीट प्रोड्यूस करती है ना। जब वैक्स बर्न होती है तब वहाँ पे लाइट के साथ साथ हीट प्रोड्यूस होती है। तो जो कैंडल है ना उसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी के ऊपर, बाकी सब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं हम, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के अंदर। ठीक है, 9th देखो बेटा, आयरन, हाइड्रोजन peroxide and carbon dioxide, when same amount of heat is supplied to these three substance which expands the most, कि आपके पास लोहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। व्हेन सेम अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू दीज थ्री सब्सटेंस विच एक्सपेंड्स मोस्ट, के इन तीनों को अगर हम सेम अमाउंट में हीट देते हैं बेटा तो इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होता है। तो बेटा अगर आप देखो जो आयरन है, लोहा, वो एक सॉलिड है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो कि H2O2 है वो एक लिक्विड है बेटा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंशन होता है वो गैस का होता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन होगा इन तीनों में से। ठीक है, 10th देखो बेटा क्या है, ए लिक्विड चेंजेस इनटू ए गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज, के जो लिक्विड है ना, यानी कि जैसे पानी है वो गैस में यानी कि वाटर वेपर्स में, यानी कि वाटर कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर्स में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें एक लिक्विड गैस में यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो इसका आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। 11th देखो बेटा, पेट्रोल स्टोरेज टैंक्स आर नॉट पेंटेड ब्लैक बिकॉज, के जिन टैंक्स के अंदर हम पेट्रोल को भर के रखते हैं उसका पेंट हम ब्लैक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बेटा आपको पता है जो ब्लैक है वो रेडिएशन के, हीट रेडिएशंस के बहुत ही अच्छे ऑब्जॉर्बर्स होते हैं, यानी कि वो हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से वहाँ पे आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए जो पेट्रोल स्टोरेज टैंक होते हैं उनको ब्लैक कलर से पेंट नहीं किया जाता है। 12th देखो बेटा, इन सॉलिड सब्सटेंसेस हीट इज ट्रांसफर्ड बाय, तो बेटा सॉलिड सब्सटेंस के अंदर जो हीट ट्रांसफर की जाती है, तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो बताया था दो तरीके हैं, कन्वेक्शन ना, सॉलिड के अंदर कंडक्शन और रेडिएशन। तो सॉलिड सब्सटेंस के अंदर हीट ट्रांसफर के दो तरीके हैं, कंडक्शन और रेडिएशन। 13th क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, द हैंडल्स ऑफ कुकिंग वेसल्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक्स और वुड बिकॉज, क्या बोला है कि जो भी खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं तो उनके जो हैंडल्स होते हैं ना उनको, उनके जो कवरिंग होती है वो मेनली या तो प्लास्टिक की बनी होती है या फिर लकड़ी की बनी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा आपको पता है कि जो ये प्लास्टिक और जो लकड़ी है वो हीट के बैड कंडक्टर्स है, यानी कि उनमें से हीट फ्लो नहीं करती है। तो जब भी आप खाना बनाते हो तो जो प्लास्टिक या फिर वुड है वो गर्म नहीं होता है, तो बर्तन को पकड़ना ईजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, फिर बोला है कंडक्शन में जो हीट फ्लो करती है वो कहाँ से कहाँ करती है, तो बेटा कंडक्शन में हीट फ्लो करती है हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन में, यानी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करती है। 15th क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, व्हेन यू पोर हॉट टी सडनली इनटू ए ग्लास
टम्बलर इट क्रैक्स बिकॉज, क्या बोला कि अगर आप अचानक से एक ग्लास के बर्तन के अंदर हीट गरम गरम चाय डाल देते हो तो वो क्रैक यानी उसके अंदर दरारें आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बेटा ऐसा इसलिए होता है कि जब आपने ग्लास के अंदर गरम गरम चाय डाली तो जो गरम है ना वो अनइवनली एक्सपैंड होना शुरू कर देता है, वो फैलना शुरू कर देता है। और जब वो अनइवनली फैलता है तो क्या होता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो। 16 क्या बेटा, वार्म एयर इज, जो गर्म एयर है वो क्या होती है, ठंडी एयर से हल्की यानी कि लाइटर होती है। ठीक है। 17 देखो, द लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑन द सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल में जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या है, तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट को हम नाम देते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस सेल्सियस स्केल के अंदर। ठीक है। 18 देखो, द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री को जो मेजर करता है उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर स्केल कौन सा नहीं है चारों में से, तो केल्विन भी है, फ़ारेनहाइट भी है, सेल्सियस भी है, लेकिन रिचर स्केल नहीं है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू ब्लैंक स्पेस पार्ट्स ऑन सेल्सियस स्केल। आपको पता है सेल्सियस स्केल के अंदर जो आइस पॉइंट होता है यानी कि जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है 100 पार्टीशंस का। ठीक है, 0 से 100 पार्टीशन, 1 का एक पार्टीशन होता है। ठीक है, आगे देखो 21 देखो क्या कह रहा है, प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है बेटा कंडेंसेशन। यानी कि कंडेंसेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड या फिर कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। 22 देखो, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, जब वो फिजिकल कॉन्टैक्ट में है तो कौन सी हीट ट्रांसफर होगी, कौन सा मोड से हीट ट्रांसफर होगी, तो बेटा कंडक्शन से हीट ट्रांसफर होगी वहाँ पे। 23 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, के इनमें से हीट का अच्छा कंडक्टर कौन सा है, तो वाटर भी नहीं है, पेपर भी नहीं है, वुड भी नहीं है। पेपर और वुड तो बिल्कुल भी नहीं है, वाटर है, लेकिन उससे अच्छा कौन सा है, कॉपर है। ठीक है, आगे बोल रहा है, कन्वेक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन, जो कन्वेक्शन है हीट का वो टेक्स प्लेस किस में करता है, तो बेटा कन्वेक्शन ओनली करता है किस किस के अंदर, लिक्विड्स और गैसेस के अंदर करता है, कन्वेक्शन सॉलिड्स में नहीं होता है। 25 बोल रहा है, ए पॉलिश्ड सिल्वरी सरफेस इज ए, अगर आप किसी सरफेस पे पॉलिशिंग कर दो, सिल्वरिंग कर दो तो वो कैसा बन जाता है, तो आपको पता है बेटा वो है ना बहुत अच्छा, जैसे कि हम मिरर्स यूज़ करते हैं तो मिरर्स में बेटा पॉलिशिंग ही तो करते हैं, फिर मिरर्स क्या करते हैं, बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन शो करते हैं, हमारी इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो जो पॉलिश्ड सिल्वरी सरफेस होते हैं वो बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर्स होते हैं और पुअर अब्जॉर्बर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा हमने 25 MCQs कर ले लेवल 1 के, टोटल MCQs 50 हैं, यहाँ पे 30 तो लेवल 1 के होते हैं और 20 यानी कि 50 टोटल 50 होते हैं। तो आज हमने 25 कर लिए, कल हम 25 कर लेंगे। 2 दिन में अपने जो ये MCQs हैं इनको हम अच्छे से लर्न करेंगे। बेटा आई होप आपको ये जो 25 क्वेश्चन हमने करे हैं MCQs वाले वो समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आया कोई भी क्वेश्चन तो आप पूछिए, चाहे आप फ़ोन करके पूछिए, चाहे आप डाउट्स अपने कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, पर बेटा पढ़ने हैं आपको, इनको लर्न करना है। आपका टेस्ट होगा जून के अंदर, 2 टेस्ट होंगे बारी बारी करके, तो अब को बस आपको अच्छे से लर्न करना शुरू कर देना है। तो ये जो 20 आपका होमवर्क है, ये 25 क्वेश्चंस आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, बाकी का काम हम कल करते हैं। थैंक यू।